अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। इस कोविड की वजह से आप सबों को फिर से स्कूल छोड़ना पड़ा और सो सैड। आप दुआ कीजिए सब कि कोविड जल्दी से ख़त्म हो जाए और आप फिर से स्कूल आएँ। और तब तक आप अपने हैंड वॉश करते रहिए और अपने घरों में रहिए। अगर कभी बाहर ज़रूरी जाना हो तो मास्क पहन के जाएं। हाँ, तो अब आज का हमारा टॉपिक जो है वो है फ्रॉम ग्रेसिन टाउन टू एम्पायर द एक्सपेंशन ऑफ दहली सल्तनत, क्लास सेवन्थ, चैप्टर थर्ड ऑफ योर हिस्ट्री बुक द दहली सल्तनत। तो आज जो आपका टॉपिक है वो है फ्रॉम ग्रेसिन टाउन टू एम्पायर। किस तरह से ग्रेसिन टाउन से दहली सुल्तान जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाया, किस तरह से उन्होंने एक्सपेंशन किया एक बहुत बड़ा एम्पायर। आपको मैंने बोला है पहले ही जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया कि दहली सुल्तान जो थे या जो अर्ली तुर्किश पीपल थे वो बेसिकली फ़ॉरेन से बाहर मुल्क से आए थे और हिंदुस्तान पे जो है चौहानस को डिफीट देकर हिंदुस्तान पे कब्ज़ा किया था। तो अब तक हमने पढ़ा कि कौन कौन सी 5 डायनास्टीज़ जो थी, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया कि किन 5 डायनास्टीज़ ने यहाँ पे दहली सल्तनत की 5 डायनास्टियों ने जो रूल किया वो थे अर्ली तुर्किश रूलर्स, और फिर थी खलीजी डायनास्टी, तगलुग डायनास्टी, सईद डायनास्टी और लोधी डायनास्टी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं किस तरह से पहले एक छोटे से टाउन पे इन्होंने कब्ज़ा किया और आहिस्ता आहिस्ता पूरी दहली पे, या हम कहेंगे कि किस तरह से इन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर जो है अपना एक्सपैंड किया। तो आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से जो दहली सुल्तान्स थे अर्ली 13th सेंचुरी में, इन्होंने किस तरह से दहली को कंट्रोल में किया और फिर पूरी तरह से पूरे इंडिया पे जो है अपना एक्सपेंशन किया, अपना कंट्रोल किया और पूरे इंडिया पे इन्होंने फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन्होंने कब्ज़ा किया। तो इन अर्ली 13th सेंचुरी द कंट्रोल ऑफ दहली सुल्तानस रियली वेंट बियॉन्ड हेवनली फोर्टिफाइड टाउन्स occupied by ग्रेसनस। तो आपको पहले मैं ग्रेसनस समझाऊं कि ग्रेसनस क्या है। जैसे आपकी बुक पे भी दिया गया है, ग्रेसनस जो है ग्रेसन टाउन ए फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर्स। बेसिकली ये क्या होता था, ग्रेसन टाउन जहाँ पे ये कब्ज़ा करते थे, जिस टाउन पे जैसे दिल्ली पे इन्होंने कब्ज़ा किया, तो वो एरिया जो है उसको फोर्टिफाइड करते थे, किलाबंदी करते थे। दैट एरिया विच वाज हाईली फोर्टिफाइड। तो वहाँ पे सोल्जर्स भी रहते थे। अपना एक एरिया ये पूरी तरह से लॉक करते थे, वहाँ पे सोल्जर्स रहते थे, वहाँ पे बाकी जो है किंग रहता था। तो उस एरिया को ये पूरी तरह से फोर्टिफाइड करते थे, तो उसको कहते थे ग्रेसन टाउन। तो पहले पहले कहते हैं एक टाउन पे इन्होंने कब्ज़ा किया, अपने एरिया को पूरी तरह से कंट्रोल किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने हिंटरलैंड जो थे उन पे कब्ज़ा किया। अब कहेंगे आपकी हिंटरलैंड क्या है। हिंटरलैंड जो है ये वो लैंड होता था जो इसके नज़दीक, इस टाउन के नज़दीक जो होता था, जहाँ पे इनका कब्ज़ा नहीं होता था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी आपको बताया इन्होंने दिल्ली पे कब्ज़ा किया। अगर इन्होंने यहाँ दिल्ली पे कब्ज़ा किया तो दिल्ली के आसपास इलाके जो है इनको हम उस टाइम पे हिंटरलैंड बोलते थे, क्योंकि उन हिंटरलैंड्स पे इनका कब्ज़ा ईज़िली नहीं हुआ। बाद में इन्होंने जब अपना एक्सपेंशन फैलाया, अपना कंट्रोल फैलाया, तो उन एरियाज़ पे भी कब्ज़ा किया। तो हिंटरलैंड जो होते थे बेसिकली दे आर द एडजेसेंट टू सिटी, एडजेसेंट एरियाज़ जो सिटी के, जहाँ पे जैसे दिल्ली पे इनका कब्ज़ा था, तो बाकी इनके आस पास के एरियाज़ जितने भी थे जिन पे ये कभी कभी ये डिपेंड भी थे, क्योंकि बाकी चीज़ें जो थी जो ये यूज़ करते थे, जैसे फूड ग्रेन्स थे या बाकी सप्लाईज़ थी, वो डिपेंडेंट थे उन्हीं हिंटरलैंड पे। एग्रीकल्चर वो काम करते थे, तो वो चीज़ें या दूध आता, खाने पीने की जितनी भी चीज़ें होती थी वो वहाँ से आती थी। तो ये इसलिए उन हिंटरलैंड्स पे डिपेंड होते थे। तो कहते हैं द सुल्तान सेल्डम कंट्रोल द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज़ एंड वेयर देयरफॉर डिपेंड अपॉन द ट्रेड। ट्रेड के लिए क्योंकि वहाँ से चीज़ें आती थी, ट्रिब्यूट और फिलेंडर फॉर सप्लाईज़। तो कभी कभी ये वहाँ से ट्रेड करते थे, कभी कभी मैंने आपको बताया दिल्ली सुल्तान जो थे डायरेक्टली कब्ज़ा करते थे या लूट मार करते थे, तो वो सप्लाईज़ पे कब्ज़ा करते थे। अब इन्होंने, मैंने आपको टॉपिक का नाम ही है फ्रॉम ग्रेसन टाउन टू एम्पायर, किस तरह से इन ग्रेसन टाउन को एम्पायर में बदल दिया। तो कहते हैं कंट्रोलिंग दीज ग्रेसन टाउन इन डिस्ट्रिक्ट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वॉज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। आपको मैं बताऊंगी, जो आपका मैप यहाँ पे दिया गया है, जैसे यहाँ पे जो है बंगाल साइड जो है, जो बंगाल साइड है, ये कब्ज़ा जो यहाँ पे, इनको उस टाइम पे हिंटरलैंड ही कहा जाता था। अब दिल्ली पे खुद थे,
बंगाल पे दूसरा इन्होंने ये बनाया था फोर्टिफिकेशन, दिल्ली पे और सिंध पे तीसरी फोर्टिफिकेशन की थी। इसका मतलब दिल्ली सल्तनत जो थे, इनके जो टाउन्स थे, इन जहाँ पे इन्होंने कब्ज़ा किया था, दिल्ली में, बंगाल में और सिंध में, ये एरियाज़, बीच के जो एरियाज़ थे खाली थे, जिनको हिंटरलैंड्स कहा जाता था। तो कहते हैं यहाँ से लेकर अब यहाँ पे किंग होता था, यहाँ जाना मुश्किल था, यहाँ से 3 एरियाज़ पे इस तरह से इनको रूल करना इनके पास बहुत डिफ़िकल्ट था और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। दिल्ली से बंगाल, बंगाल से सिंध, इस तरह से हमेशा इनको ख़तरा रहता था। जब ये दिल्ली से जाते थे बंगाल, बीच में राइवलरीज जो थे, जो बीच में इलाके थे, उनके जो वहाँ के लोकल रूलर्स थे, उनका हमेशा ख़तरा होता था, या लोग जो थे वो रिबेलियन करते थे, वार करते थे, या कभी कभी वेदर की बैड कंडीशन होती थी, तो इनको इन एरियाज़ में जाना जो था वो बहुत मुश्किल होता था। कभी वेदर ख़राब होता था, कभी इनको वहाँ के जो लोकल रूलर्स वो अटैक करते थे। तो इनको इन रूल्स पे, इन एरियाज़ पे, जो लॉन्ग डिस्टेंस पे एरियाज़ थे, इन पे हुकूमत करना जो था, इन पे रूल करना जो था, या इनके साथ जो कम्युनिकेशन थी वो बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि ये रूट्स जो थे, कम्युनिकेशन अब गैप थी इनको, तो ये रूट्स जो थे बहुत दूर दूर पड़ते थे, तो इसलिए इनको बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी इन पे रूल करना। तो इस तरह से क्या किया, दिल्ली अथॉरिटी वाज आल्सो चैलेंज्ड बाय मंगोल इन्वेजन। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि चंगेज़ खान का नाम आपने सुना होगा, जो चाइना की एक डायनास्टी थी, वो कब्ज़ा करते करते जो है वो अफ़गानिस्तान पे पहुँचे थे। तो अफ़गानिस्तान एरिया जो थे, यहाँ पे चंगेज़ खान जो था, इस दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, जब दिल्ली जब सुल्तानत का रूल था दिल्ली पे, तो मंगोल्स जो थे ये हमेशा अटैक करते थे दिल्ली पे। ये हमें बहुत सारे अटैक्स किए चंगेज़ खान ने दिल्ली पे। तो इनके टाइम पे भी, सुल्तानत के टाइम पे भी इनको थ्रेट था, हमेशा रहता था थ्रेट मंगोल इन्वेजन का, क्योंकि अफ़गानिस्तान से जो मंगोल्स थे वो हमेशा इनकी देखते थे सुल्तानत की वीकनेस क्या है, इनके गवर्नर्स की वीकनेस क्या है, तो उनके साथ कांटेक्ट में रहते थे, अपने जासूस भेजते थे, देखते थे सुल्तानत की वीकनेस क्या है, तो उस टाइम पे फिर उनको अटैक। तो ये भी एक थ्रेट रहता था दिल्ली सल्तनत को, कि किस तरह से हम अपने जो रेवल रीज है, अपने जो रेवल एनिमीज़ है, किस तरह से हम उनको डिफीट दें। तो इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बना था दिल्ली सुल्तानत के लिए, हाउ टू प्रोटेक्ट दिस सल्तनत, हाउ टू प्रोटेक्ट दिल्ली फ्राम मंगोल इन्वेजन, हाउ टू प्रोटेक्ट दिल्ली फ्राम द लोकल रिबेलियन। तो ये जो है, ये दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा जो है चैलेंज था, कि किस तरह से हम इनको डिफीट दें और दिल्ली को जो है पूरी तरह से कब्ज़ा करें। तो इट इज़ कंसोलिडेशन occurred during the region of Ghiyasuddin Balband and further expansion अंडर अलादीन खिलजी एंड मोहम्मद तगलुक। मैंने आपको बताया 5 डायनास्टीज़ जो है उन्होंने टाइम टू टाइम जो है रूल किया है। तो इस तरह से आपको मैं फिर से पीछे थोड़ा सा ले जा रही हूँ। जैसे आप देख रहे हो, जो रज़िया सुल्ताना थी, रज़िया सुल्ताना के बाद जो है दिल्ली सल्तनत का अर्ली तुर्किश रूलर्स में गयासुद्दीन बलबन जो है, उसका रूल जब स्टार्ट हुआ, तो गयासुद्दीन बलबन के टाइम पे जो है दिल्ली सल्तनत ने जो है एक्सपेंडेशन और कंसोलिडेशन की, ये बहुत मजबूत हो गई। उसके टाइम पे गयासुद्दीन बलबन ने बहुत मेहनत की दिल्ली सल्तनत को पावरफुल बनाने की, दिल्ली सल्तनत को स्ट्रांग बनाने। इसी तरह से खलीजी डायनास्टी में जो थी, जलालुद्दीन खलीजी के बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है, उसने कंसोलिडेशन की, उसने दिल्ली को बहुत स्ट्रांग बनाया, दिल्ली सल्तनत को। उसने बहुत, आपने देखा होगा पद्मावत पिक्चर, अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जो है दिल्ली सल्तनत जो है, इन्होंने सदर्न पार्ट जो है, साउथ तक इन्होंने हुकूमत की। और इस तरह से जहाँ पे आपने देखा लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा, चोलास जो है वो साउदर्न स्टेट में बहुत पावरफुल थे। तो इस तरह से ये डिक्लाइन चल रहा था इस टाइम पे साउदर्न स्टेट में चोलास का। तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया और दिल्ली सल्तनत को एक्सपैंड किया और स्ट्रॉन्ग बनाया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इसी तरह से तगलुक डायनास्टी में मोहम्मद तगलुक जो है, उसका नाम बार बार आता है। मोहम्मद तगलुक के टाइम पे जो है दिल्ली सल्तनत जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बनी और बहुत एक्सपैंड हुई। तो फर्स्ट दे सेट द किस तरह से उन्होंने अब
इस का अपने कंपेन को चलाया, किस तरह से इन्होंने दिल्ली सल्तनत को स्ट्रांग बनाया, अपने एक्सपेडिशन जो है वो किया, किस तरह से उन्होंने कंसोलिडेशन की। तो इसके लिए इन्होंने कंपेन चलाई। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, ज़्यादातर इन्हीं का नाम आता है। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के टाइम पे उन्होंने दो कंपेनें चलाई, दैट इज़ इंटरनल फ्रंटियर एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर। इंटरनल फ्रंटियर और एक्सटर्नल फ्रंटियर जो है वो है क्या, अभी मैं आपको समझा। इंटरनल फ्रंटियर जो था बेसिकली क्या था, आप देख रहे हो मैंने आपको बताया, जो दिल्ली सल्तनत थे पहले दिल्ली में जो हुकूमत करते थे, उन्होंने फिर एक ग्रेसन टाउन बनाया था बंगाल में और सिंध में। आप देख रहे हैं जो ये बीच में जगहें थी, ये जगहें जो थी जहाँ पे इनका जो है अभी तक इनको गैप थी, यहाँ पे पूरी तरह से इन्होंने यहाँ पे कब्ज़ा इन एरियाज़ में नहीं किया था। तो ये जो स्पेस आप देख रहे हो, इन एरियाज़ जो थे यहाँ दिल्ली से लेकर, इनको बोलते थे ये इंटरनल फ्रंटियर। इनको बोलते थे इंटरनल फ्रंटियर। इंटरनल फ्रंट हो गया जो इनमें इंटरनल स्टेट्स जो थे, इन पे कब्ज़ा करना है, पहले इन पे कंसोलिडेशन करनी है, इसको बोलते थे इंटरनल फ्रंटियर। एक्सटर्नल हो गया फिर ये सदर्न स्टेट के एक्सटर्नल। दैट डजंट मीन कि हम फॉरेन कंट्रीज़ जाएंगे या फॉरेन कंट्रीज़ पे कब्ज़ा करेंगे। यहाँ पे जो चोलास थे या यादवास थे, इन एरियाज़ पे जो है पांड्यास थे, इन एरियाज़ पे भी इनको, ये जो सदर्न स्टेट्स थे, इन पे जो इन्होंने कब्ज़ा किया, इनको बोलते थे फिर एक्सटर्नल फ्रंटियर। तो इस तरह से इंटरनल फ्रंटियर जो है, दिल्ली सल्तनत एम टू कंसोलिडेट द हिंटरलैंड्स ऑफ द ग्रेसन टाउन। मैंने आपको समझाया अभी इन हिंटरलैंड्स को, जो बीच में हिंटरलैंड्स होते थे, इन पे इन्होंने कहा कि पहले हम इन पे कब्ज़ा करेंगे, इन पे कंसोलिडेशन करेंगे इन हिंटरलैंड्स पे, तो उस तरह से हम इनके मालिक बन जाएंगे, तो पूरा एरिया जो है इनके कंट्रोल में होगा, कोई इनको वहाँ पे लोकल जो है थ्रेट नहीं होगा। ड्यूरिंग दीज कंपेन्स, इन्होंने इस कंपेन के दौरान क्या किया, जो यहाँ से ये इलाके आते थे, फर्स्टली दे क्लियर्ड ऑल द फॉरेस्ट्स। उन्होंने इन फॉरेस्ट्स जो बीच बीच में आते थे, उन्होंने उन सारे फॉरेस्ट्स को क्लियर किया। क्यों किया वो भी मैं आपको बताऊंगी। इस तरह से इसके बीच आता था गंगना यमुना दोआब। गंगना यमुना दोआब जो है, गंगा और यमुना दो रिवर्स थे, उनके बीच जो ज़मीन होती थी उसको बोलते थे गंगा यमुना दोआब। तो वो लैंड जो थे, उन्होंने उस लैंड पे भी कब्ज़ा किया, उस लैंड को भी क्लियर किया, फॉरेस्ट्स को क्लियर किया। तो उस तरह से इन्होंने इन एरियाज़ को जब क्लियर किया, फॉर जंगलों को ख़त्म किया, तो वहाँ पे इन्होंने जंगलों को क्यों ख़त्म किया, उसके लिए बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि इनको अपनी आर्मी जो है स्ट्रॉन्ग बनानी थी, इनका अपना फ्रंटियर जो है स्ट्रॉन्ग बनाना था। आर्मी कैसे स्ट्रॉन्ग बनती, जब हमारे पास ज़्यादा पैसा होता, हम उनको ज़्यादा पैसे देंगे, हम उनको सैलरी ज़्यादा देंगे, तो उस तरह से हमारी आर्मी जो है वो स्ट्रॉन्ग बनेगी और हमारा स्टेट स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो आर्मी के लिए ये पैसा जो है ये कहाँ से आएगा, सिंपली किंग के पास तो कोई जादू नहीं था, तो ये पैसा जो था ये सारा एग्रीकल्चर से आता था, जो उससे हम टैक्स लेते थे। उस एग्रीकल्चर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इन्होंने, इसीलिए मैंने बोला कि उस एग्रीकल्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन्होंने ये वास्ट एरियाज़ जो है, ये फास्ट फॉरेस्ट्स जो थे उनको क्लियर किया, वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड बनाया। एग्रीकल्चर लैंड के साथ साथ इन्होंने एग्रीकल्चर को डेवलप किया। तो इस तरह से इनकी रेवेन्यू जो है, इनकी इनकम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गई। और उस टाइम पे जब रेवेन्यू बढ़ गई, पे ज़्यादा इनको मिली सोल्जर्स को, तो इस तरह से इन्होंने इन फॉरेस्टर्स को क्लियर किया एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। इसके बाद सेकंड स्टेप जो इनका था वो ये था कि अब इन्होंने जो हंटर और गैदरर्स थे या पैस्ट्रोलिस्ट जिनको हम बोलते थे, एक्सपेल फ्रॉम देयर हैबिटेट। जो इन जंगलों के एरियाज़ में ट्राइबल पीपल रहते थे, जो इन जंगलों के एरियाज़ में पैस्ट्रोलिस्ट बकरवाल जो थे, उनको एक्सपेल किया फ्रॉम देयर हैबिटेट, वहाँ से उनको हटाया, क्योंकि उस लैंड पे इन्होंने क्या बनाया, मैंने आपको बताया, दिस लैंड वाज गिवन टू पीजेंट्स। अब ये लैंड जो है ये पीजेंट्स को दिया गया फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, क्योंकि एग्रीकल्चर को डेवलप किया गया, इनकरेज किया। न्यू फोर्ट्रेसेस, ग्रेसन टाउन्स एंड टाउन्स वर एस्टैब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स एंड प्रमोट द रीजनल ट्रेड। इसके साथ साथ इन्होंने अब इन नए टाउन्स पे, जैसे बंगाल पे, सिंध पे कब्ज़ा किया, नए टाउन्स पे कब्ज़ा किया। इसके साथ साथ इनका टाउन्स के साथ साथ जब कब्ज़ा
किया तो इनकी ट्रेड रिलेशन जो है वो बढ़ गई। इन्होंने ट्रेड को प्रमोट किया, इन्होंने नए नए ट्रेड रूट्स जो है वो डेवलप फाउंड किए। तो इस तरह से रीजनल ट्रेड जो था, वहाँ का इंटरनल ट्रेड जो था, उसकी डेवलपमेंट हो गई और ये आपस में अब वहाँ पे ही जो है ट्रेड जो है वो स्टार्ट हो गया। तो ये फर्स्ट एक्सपेंशन था। अब सेकंड एक्सपेंशन, सेकंड जो कैंपेन इनकी थी, मैंने आपको बताया ऑकर्ड एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर। एक्सटर्नल फ्रंटियर जो है, एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ दहली सल्तनत, मिलिट्री एक्सपेंडिशन इनटू साउदर्न इंडिया, मैंने आपको भी बताया। अब ये नॉर्थ से बंगाल चले गए, दिल्ली से बंगाल, बंगाल के बाद सिंध। अब इनका जो है रुझान बढ़ गया अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे और मोहम्मद तगलुक के टाइम पे। नाउ दे मूव टुवर्ड्स साउथ। अब इन्होंने साउथ पे नज़र डाली। अब इनका जो है, इनका एक्सपेंशन जो है साउदर्न स्टेट पे हो गया। जैसे साउदर्न स्टेट पे आप देख रहे हो पांड्यास थे, चोलास थे, चोलास का डिक्लाइन चल रहा था, चोलास थे, तो इस तरह से यादवास थे। इस तरह से अब इनका जो है, या गुजरात पे अलाउद्दीन खिलजी, चित्तौड़, गुजरात, इस पे कब्ज़ा किया यहाँ पे। अब इन्होंने अपना जो है एक्सपेंशन जो है साउदर्न स्टेट की तरफ किया, ज़्यादातर किसके पीरियड में, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे और मोहम्मद तगलुक के टाइम पे। अब इनकी कंपेन जो थे, जब ये अटैक करने लगे अपनी आर्मीज़ को लेके वहाँ पे, तो कहते हैं दी कैप्चर्ड एलिफेंट्स, हॉर्सेस, स्लेव्स एंड कैरीड अवे द प्रेशियस मेटल्स। यहाँ से साउदर्न स्टेट्स जो था ये बहुत रिच था, तो इस तरह से इन्होंने वो एलिफेंट्स जो थे वहाँ से, जब आप देख रहे हो जब कोई एक मुल्क दूसरे मुल्क पे कब्ज़ा करता है, एक किंग दूसरे किंग पे अटैक करता है, तो उस एरिया में जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो सीज़ करता है दूसरा किंग। इस तरह से इन्होंने जो भी प्रॉपर्टी वहाँ पे उस टाइम पे, ज़्यादातर साउदर्न में एलिफेंट्स होते थे, हॉर्सेस होते थे, स्लेव्स होते थे, ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती थी जो किंग को बेनिफिट देती थी। एंड प्रेशियस मेटल्स, जितने भी प्रेशियस मेटल, क्योंकि साउदर्न स्टेट में आपने पढ़ा चोलास जो है किस तरह से उन्होंने अपने जो है टेम्पल्स को तरजीह दी थी, किस तरह से उन्होंने अपने टेम्पल्स जो है डेवलप, कितना पैसा उस पर खर्च किया था। तो जितने भी प्रेशियस मेटल्स वहाँ पे थे साउदर्न स्टेट्स में, उनको इन्होंने अपने कब्ज़े में लिया और वहाँ पे अटैक्स किए। बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तगलुक रीजन, अब मोहम्मद तगलुक का वक्त जब आया, कहते हैं 150 ईयर्स आफ्टर समवट हम्बल बिगिनिंग। आप देख रहे हो मोहम्मद तगलुक के टाइम पे, कहते हैं 150 150 साल के बाद अब जो है मोहम्मद तगलुक का टाइम स्टार्ट हुआ। कहते हैं ये एक हम्बल बिगिनिंग थी। द आर्मीज ऑफ दहली सल्तनत हैड मार्चड अक्रॉस लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इसके टाइम पे दहली आर्मी जो है लार्ज पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट पे, पूरे सब कॉन्टिनेंट, ज़्यादा सब कॉन्टिनेंट जो था उस पर छा गई। और मोहम्मद तगलुक जो है, उसकी जो राइवल्स थे, राइवल आर्मीज़ जो थे, उनको उसने ख़त्म किया और मोहम्मद तगलुक ने उनकी सिटीज़ जो है उनको सीज़ किया। इस तरह से मोहम्मद तगलुक के टाइम पे बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हुई, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ दहली सल्तनत का। और दहली सल्तनत जो है, नाउ दे स्टार्ट टू कलेक्टेड टैक्सेस फ्राम प्रेजेंटी एंड डिस्पेंसेड जस्टिस एंड रिलीम। तो जस्टिस का अब एक ऐसी हुकूमत इन्होंने स्टार्ट की, पीजेंट से टैक्सेस लेना स्टार्ट किया, जस्टिस क्रिएट किया। तो इस तरह से एक कंप्लीट, इसका मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एक कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया। her effect was its control over such a vast territory। तो इस तरह से इन्होंने फ्राम नॉर्थ टू साउथ पूरे हिंदुस्तान पे, इस सब कॉन्टिनेंट पे कब्ज़ा किया, अपनी कंपेन चलाई, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाई। एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग बनाने के साथ साथ जो है इन्होंने एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक अच्छा स्टेट, एक अच्छी कंसोलिडेशन, एक अच्छा एक्सपेंशन किया, पूरी तरह से पूरे सब कॉन्टिनेंट पे रूल किया और पूरे सब कॉन्टिनेंट पे कब्ज़ा किया। I think it is enough for today. Inshallah, in the next lecture, we will continue this from the new topic, that is the masjid. Inshallah, in next lecture. So, thank you.